अगर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने अपनी इन फील्ड इक्वेशंस के ज़रिए ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रिडिक्शन की। उन्होंने बताया कि ऐसी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्पेस को स्ट्रेच और एक्सपैंड करती हैं। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दो गोल दायरे दिखा रहा हूँ जो कि स्ट्रेच हो रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहे हैं, इसी तरीके से आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं तो वो स्पेस में ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते हैं जो कि स्पेस को वॉर्प करते हैं। स्पेस और टाइम फिक्स्ड स्टेज नहीं है, बल्कि ये ऐसा फ्लेक्सिबल स्टेज है, बिल्कुल एक चादर की तरह, जिसमें लहरें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं जब भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, इर्ताश आता है। लेकिन इसके साथ साथ आइंस्टाइन का ये ख्याल था, अगर हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मैंने सफ़ेद डब्बों के साथ दिखाए हैं और उन दोनों के बीच में पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जब ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम को वॉर्प करेंगी तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑसिलेट करेंगे, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे ऑसिलेट करेंगे और इनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करेंगे। आपको एक विजुअल डिपिक्शन देने के लिए मैं यहाँ पर आपको ऑरेंज की मिसाल दे रहा हूँ। नीचे आप देख सकते हैं एक ग्रेविटेशनल वेव पास कर रही है, लेकिन जहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव ज़ीरो है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ ज़ीरो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर निकाल लूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकूँगा कि आप यहाँ पर देखें ग्रेविटेशनल वेव की स्ट्रेंथ ज़ीरो है, तो ऑरेंज की कतली, ऑरेंज का पीस अपने असल शक्ल में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो कि सर्कुलर है। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू होगा तो अब आपको दोनों ऑरेंजेस में, क्योंकि इनकी पोलराइजेशन डिफरेंट है, इसलिए आपको स्ट्रेच डिफरेंट एंगल पर नज़र आएगा। लेकिन समझने के लिए ये एक अच्छी डिपिक्शन है कि ऑरेंज एक तरफ को स्ट्रेच होता जाएगा और दूसरी तरफ को स्क्वीज होगा, खिंचता चला जाएगा अंदर की तरफ, जबकि दूसरी तरफ बाहर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर ये वेव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डिक्लाइन करना शुरू होगी और ज़ीरो की तरफ जाएगी और ऑरेंज की कतली अपनी ओरिजिनल शेप लेना शुरू कर देगी जो कि सर्कुलर थी। लेकिन अब उसके साथ साथ नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जब जाएंगे तो ऑरेंज स्ट्रेच और स्क्वीज होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आप देखें तो ऑरेंज बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है जबकि अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, जबकि एक्सपैंड बाहर की तरफ हो रहा है। क्रॉस पोलराइजेशन में यही चीज़ आपको डिफरेंट एंगल पर नजर आएगी। और फिर हम जीरो स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे तो हमें सर्कुलर ऑरेंज नजर आएगा। तो जब भी एक ग्रेविटेशनल वेव पास करेगी, ऑरेंज के थ्रू होगी, तो ऑरेंज इस तरीके से डिफॉर्मेशन में जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशन वेव्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है हम तक पहुँचते इसलिए इस डिफॉर्मेशन के बारे में हमें पता नहीं चलता अपनी आम जिंदगी में। आइंस्टाइन का ये ख्याल था 1916 में कि ये वेव्स इतनी थोड़ी स्ट्रेंथ की हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि इनको इंसान कभी भी नाप नहीं सकेगा, किसी भी आले के साथ इनकी मेजर नहीं कर सकेगा, इनकी मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। लेकिन 100 सालों के बाद, 99 सालों के बाद हमने आइंस्टाइन को गलत साबित किया और 2015 में हमने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े साइंसदान की प्रेडिक्शन अगर हम 99 सालों में ओवरकम कर सकते हैं, तो जो चीज़ें आज हम समझ रहे हैं कि नामुमकिन होंगी, इंसान कभी उनको अचीव नहीं कर सकेगा, शायद अगले 50 सालों में उन चीज़ों को हम अचीव कर लेंगे। हमने जितनी भी यूनिवर्स को देखा था वो अपनी आंखों से और इंस्ट्रूमेंट से देखा था। वो सारी की सारी एक्सप्लोरेशन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए की थी, लाइट के ज़रिए की थी, गैमा रेस के ज़रिए की थी, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड,
रेडियो वेव्स, इनके ज़रिए इंफॉर्मेशन दूर दराज के इलाकों से, स्पेस के इलाकों से हम तक पहुंचती थी और उसको एनालाइज करके हम स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हम एक और किस्म की एस्ट्रोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हमें एक और किस्म की नॉलेज की स्ट्रीम मिल रही है जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, और इनमें दो किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती है कि वक्त किस तरीके से वॉर्प हो रहा है, कि वक्त किस तरीके से बदल रहा है और स्पेस किस तरीके से बदल रही है। वॉर्पिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम, उनमें किस तरीके से वेरिएशन आ रही है, ये हमारी कायनात के बारे में हमें बताती है। अभी हम बहुत शुरुआत में हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक क्या इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद हमारी ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ेगी और हम इस तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी के मुख्तलिफ टूल्स दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें हमने बनाई हैं, मुख्तलिफ किस्म की आँखें जो हमने बनाई हैं, जो कि स्पेस में भी हैं, हमारी टेलीस्कोप्स हैं और हमारे ऐसे स्टेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट बैंड्स को हर वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हम तक पहुँच रही है, ये वेव्स उस वक्त जनरेट होती हैं जब चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जो किसी सूरज से, किसी दूर दराज के सितारे से हम तक आती हैं, और फिर इनकी रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और मुख्तलिफ फिनोमिना के ज़रिए हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम इनके ज़रिए बहुत सा इल्म हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब मुझे शायद लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी में हम सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब हमें नए मीडियम की ज़रूरत है ताकि हम स्पेस को अपनी दूसरी आंखों से देख सकें, और वो मीडियम है ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि हम तक आ रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत तो खैर उसी दिन हो गई थी जब हमने आसमान को देखना शुरू किया था अपनी आंखों से, लेकिन जब हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया तो ये बात है गैलीलियो की, जिन्होंने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए जुपिटर के मून की तस्वीरें बनाई, हमारे मून की तस्वीरें बनाई, बहुत से सियारों को देखा। तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अब बिल्कुल वही काम करने जा रहे हैं किप थॉर्न, क्योंकि किप थॉर्न इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए गैलीलियो ने किया। और किप थॉर्न अब ऐसी टेलीस्कोप बना रहे हैं, अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं जो कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को देख सकें और इनके ज़रिए देख सकें कि हमारी यूनिवर्स में कहाँ कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये हम तक पहुँच रही हैं, और इसमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ये कितने अरसे पुरानी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए जो सबसे पहले, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करेगा, वो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप दिया था रे वाइस ने, जो कि MIT के एक स्कॉलर हैं। और उनका जो ओरिजिनल पेपर था उसका एक प्रिंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास, उन्होंने ये बताया कि अगर हम एक लाइट की सोर्स ले लें, जिस तरीके से लेज़र की बात कर रहे हैं, और उसको पार्शियली रिफ्लेक्ट करें दो हिस्सों में, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऊपर चला जाए और इन दो मिरर्स के बीच में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू करे और इस तरफ चला जाए, तो जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव यहाँ से गुजर के जाएगी तो इन मिरर्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि वो या तो इसको स्क्वीज करेगी, कंप्रेस करेगी, या इनको एक्सपेंड करेगी। और उसकी वजह से हम अगर उस डिस्टेंस की वेरिएशन को किसी तरीके से मेयर कर सकें तो हम जान सकेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशन वेव मौजूद है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर एक एनिमेशन का सहारा ले रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर ये सोर्स है और इससे हमारे पास लेज़र जनरेट हो रही है, और लेज़र पार्शली इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और पार्शली इस तरफ जा रही है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और फिर इंटरफेयर करती है एक दूसरे से और इस डिटेक्टर पर पड़ती है। लेकिन अगर इन मिरर्स की पोजीशन बदलेगी तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंटरफेरेंस डिस्टर्ब होगी। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी तो अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेगी, इसकी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब हमने पहली मर्तबा उसकी ब्राइटनेस मेजर की और उसके बाद जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव उसमें से गुजर के जाएगी तो फौरन इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, और जिससे हम पकड़ लेंगे कि इस वक्त यहाँ से एक ग्रेविटेशनल वेव गुजर के जा रही है।
इस मॉडल को फर्दर इम्प्रूव किया, इसे ग्रेविटेशनल इंटरफेरोमीटर कहा जाता है। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 4 किलोमीटर का इसका ये आर्म है। जो ये लेंस है, इस लेंस से नीचे तक जो लेंस है, बीम स्प्लिटर है, उससे इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। इसी तरीके से ये आर्म भी 4 किलोमीटर है। तो एल शेप है, हर तरफ दोनों तरफ 4-4 किलोमीटर का फासला है। और हमने कितनी स्ट्रेंथ मेयर करनी है मिरर की मूवमेंट की? 10⁻⁻17 मीटर्स। 4 किलोमीटर के अगेंस्ट हमने 10⁻⁻17 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर को मेयर करना। क्या ये हम मेयर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल था। जब किप थॉर्न को इस बारे में पता चला तो इनिशियली उन्होंने अपनी किताब, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, जो कि राइट साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस किताब में उन्होंने लिखा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि इतनी छोटी मेजरमेंट हम ले सकें। लेकिन फिर उनको अपने ख्यालात को चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमने यही काम कर लिया। एक अंदाज़ा देने के लिए कि ये डिस्प्लेसमेंट मिरर की कितनी छोटी होगी, एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हमने 10⁻⁻17 तक जाना है और कुछ जगह पर 10⁻⁻21 भी लिखा हुआ है। तो हमने एटम के डायमीटर से भी कम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका मतलब यह है कि हमने न्यूक्लियस से भी छोटी मूवमेंट को मेजर करना है 4 किलोमीटर के आर्म में। तो मिरर 10⁻⁻17 मीटर अगर मूव करता है तो हमने उसको डिटेक्ट करना है, और 4 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। इसीलिए किप थॉर्न ने कहा कि एक बिल्कुल ही एब्सर्ड आइडिया है, ये नामुमकिन है। राय वाइस ने अपने इस पेपर में यह भी बताया कि कहां कहां से नॉइज आ सकती है, कहां कहां से ऐसे सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं जो इस मेजरमेंट को ख़राब कर सकते हैं। और हमें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्किंग की और उनके इस पूरे आर्किटेक्चर को फर्दर इम्प्रूव किया रोनाल्ड ड्राइवर ने। रोनाल्ड ड्राइवर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने इस इंटरफेरोमीटर बनाने की बुनियाद रखी। उन्होंने इस इंटरफेरोमीटर के बीच में फेबरी पैरेट कैविटी का इस्तेमाल किया, जो कि हम लेज़र की जनरेशन में करते हैं। दोनों तरफ शीशे होते हैं, दोनों तरफ मिरर होते हैं, और बीच में एक लेज़र लाइट ट्रैप होती है जो कि रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो स्टैंडिंग वेव्स देती है। मैं लेज़र में इसको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। इससे हमें इसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी मिलती है और साथ साथ हम बहुत जल्दी मिरर की डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकली इसमें जो मॉडिफिकेशंस की गई ताकि इसको बनाया जा सके, उसमें रोनाल्ड का बहुत बड़ा हाथ है, और ये को फाउंडर हैं लीगो प्रोजेक्ट के, जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लीगो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं बहुत से वीडियोस लीगो प्रोजेक्ट पर बना चुका हूँ। 4 किलोमीटर का एक आर्म है, आप देख सकते हैं। ये पूरा आर्म जो है वो 4 किलोमीटर का है, और इसी तरीके से इस तरफ का आर्म भी 4 किलोमीटर का। 1000 साइंटिस्ट ने इसमें काम किया। 100 से ज़्यादा दुनिया के इंस्टीट्यूशंस इसके साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं, और 14 से ज़्यादा नेशंस इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको ये बता चुका हूं कि तख्ती ने ग्रेविटेशनल वेव्स पर बहुत से वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, आप बहुत से वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तख्ती का नाम लिखकर और ग्रेविटेशनल वेव का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर हमने 2015 में पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। 2 ब्लैक होल जब आपस में एक रक्स में जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करना शुरू करते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पेस और टाइम में मौजूद होती हैं और वो हम तक पहुंचती हैं। जब हम उनको डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतने अरसे पहले 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज हुए और उन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट की। तो इस केस में जब 2015 में हमने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, तो ये 1.3 बिलियन ईयर्स पहले 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज हुए थे और उनसे प्रोड्यूस हुई थी। इनको 2 मुख्तलिफ जगहों पर लीगो लैब्स बनाकर डिटेक्ट किया गया, एक हैनफर्ड
शहर अमेरिका का और एक लिविंगस्टन है। दोनों के बीच में तकरीबन 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों जगह पे जो सिग्नल मिले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इनको मैं आपको सुनवाऊंगा भी, तो आपको अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल एक जैसे सिग्नल हमें मिले, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने पहली मर्तबा इन ब्लैक होल्स की आवाज़ को सुना है, हमने ग्रेविटी की आवाज़ को सुना है। तो इनका सफ़र कैसे हुआ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत दूर दो ब्लैक होल्स, जिन्हें बाइनरी ब्लैक होल्स कहा जा रहा था, वो कंटिन्यूसली रक्स कर रहे थे और एनर्जी ज़ाया कर रहे थे ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मर्ज हुए, उनकी जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी वो उस गैलेक्सी से बाहर निकली जिस गैलेक्सी में ये ब्लैक होल आपस में मर्ज होने जा रहे थे। फिर वो इंटरगैलेक्टिक स्पेस से गुजरते हुए मिल्की वे तक पहुंचे। उनको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। 50,000 साल पहले वो मिल्की वे की बाउंड्री पर पहुंचे और फिर हम तक आते हुए उनको 50,000 साल लगे। हमारी दुनिया में ये वेव्स 14 सितंबर 2015 में डिटेक्ट हुई। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि लीगो ऑब्जर्वेटरी को हमने एक्टिव किया 11 सितंबर 2015 को। तो 11 सितंबर को जब हमने लीगो को अप किया, कैलिब्रेट किया, उसको एक्टिव किया, तो उसके 3 दिनों के बाद हमें पहली ग्रेविटेशन वेव्स मिली, जो कि 1.3 बिलियन सालों पहले जो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हुए थे उनकी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो हमने बड़े टाइमली किया। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें दिसंबर 26 को 2015 में ही हमें और सिग्नल्स मिले। इन सिग्नल्स को भी डिटेक्ट किया गया, इनके डेटा को कलेक्ट किया गया और फिर डाटा एनालिस्ट शुरू हो गए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा काम होता है जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैनफर्ड और लिविंगस्टन अमेरिका के दो मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3030 किलोमीटर का है। तो ताकि हम किसी भी तरीके से नॉइज़ को ग्रेविटेशनल वेव्स डिक्लेयर ना कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ब्लैक होल जब आपस में करीब आए हैं तो हमारे पास इस किस्म के सिग्नल आ रहे हैं दोनों जगह पर। रेड कलर और ब्लू कलर के सिग्नल मैं आपको दिखा रहा हूँ। हैनफर्ड का सिग्नल रेड है और लिविंगस्टन का सिग्नल ब्लू है। और जब ये और करीब आए, मर्ज हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ने शुरू हो गए और जब मर्ज कर गए तो फिर इनके एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गए। दोनों जगह पर हमें एक ही चीज़ नज़र आई और हमने इन आवाज़ों को सुना भी। मैं आपको ये आवाज़ें सुनाना भी जा रहा हूँ। और 5 महीने के डाटा एनालिसिस के बाद डिक्लेयर किया गया। इसमें विर्गो एक और लैब है जिसने काम किया। उन्होंने वेव्स को तो डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मदद की 2015 में। और फिर इन तीनों साइट्स ने मिलकर अपने डाटा को जब कंपाइल किया तो इनका रिजल्ट ये था कि इन्होंने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव को सुना है और ऑब्जर्व किया है। और ये ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हुई दो ब्लैक होल्स के मर्ज होने में, जिनकी ताकत, जिनका साइज या मैस में अगर बात करें 29 सूरजों के बराबर एक ब्लैक होल का मैस था, 29 m। और नीचे मैंने सन इसलिए लिखा कि सूरज एक इकाई है मैस की। तो 29 सूरजों के बराबर एक ब्लैक होल का मैस था और 36 सूरजों के बराबर दूसरे ब्लैक होल का मैस था। जब वो मर्ज हुए तो जो ब्लैक होल हमारे पास बना वो 62 सूरजों के मैस के बराबर था। 3 सूरजों के मैस के बराबर जो एनर्जी थी वो ग्रेविटेशनल वेव्स में ट्रांसफॉर्म हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंचती गई। ये एनर्जी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कन्वर्ट हुई। तो अगर हम उस 10वें हिस्से में देखें, सिर्फ उस 10वें हिस्से में देखें 1 सेकंड के, तो उस वक्त इतनी पावर प्रोड्यूस हुई जो कि हमारी पूरी कायनात की एनर्जी के 50 गुना ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। लेकिन ये एनर्जी 50 यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है उसके बराबर है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा मैसिव एक्टिविटी होती है जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं। और उसके बाद तो हमारे पास फिर वेव्स आना शुरू हो गई और हमने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल वेव्स की कैटलॉग दिखा रहा हूँ और अब हम इन सिग्नल्स को पढ़ते हैं और इनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। और मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इन वेव्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और इनको कैसे सुना जाता है, ग्रेविटी की आवाज़ कैसी होती है।
क्योंकि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर चुके हैं तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं जो कि आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के इवेंट्स के बारे में बताएंगी। एक ऐसी ही एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स हैं। आप इसको अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर ये आपको हमेशा उस वक्त बीप देगा जब कोई ना कोई ग्रेविटेशनल वेव हम डिटेक्ट करेंगे, LIGO डिटेक्ट करेगी और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है जिसे चिर्प कहा जाता है और ये भी आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताता है। तो अगर आप ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको ब्लैक होल्स के और न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जिंग के बारे में बताएगा। न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज करते हैं या कोलाइड करते हैं तो उस वक्त भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर सिंपल ये है कि हमारे पास 2 ब्लैक होल थे। एक ब्लैक होल तकरीबन हमारे सूरज के 80 गुना ज़्यादा मैस रखने वाला ब्लैक होल था। यहाँ पर सूरज का मैस का वर्टिकली आपको स्केल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक सूरज के बराबर मैस रखने वाला अगर न्यूट्रॉन स्टार होगा या ब्लैक होल होगा वो यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर 80 सूरजों के बराबर मैस रखने वाला ब्लैक होल ये था और तकरीबन 70 के करीब सूरजों का मैस रखने वाला ब्लैक होल ये था। ये दोनों ब्लैक होल मर्ज हुए और इन्होंने एक ऐसा ब्लैक होल बनाया जो तकरीबन 160 सूरजों के बराबर मैस रखता है, सोलर मैसेज रखता है। तो यहाँ पर इकाई सोलर मैस की है। इसी तरीके से आप इन 2 ब्लैक होल्स का मर्ज भी देख सकते हैं, इन 2 ब्लैक होल्स का मर्ज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ दिखा रहा हूँ ब्लैक होल्स जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप नीचे चले जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन भी दिखाई गई हैं और कुछ ऐसे इवेंट्स भी दिखाए गए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये इवेंट क्या है, इन्होंने क्या चीज़ें मर्ज हुई हैं और उन्होंने क्या बनाया। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है और उस पर रिसर्च की जा रही है। हमारे पास मेन 3 ऐसी ऑब्जर्वेटरी हैं, LIGO, विर्गो और कैगरा। कैगरा में हमारे पास 3 किलोमीटर लंबे डिटेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये तीनों की तीनों लैब्स को आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आगे फ्यूचर में हम बहुत सी ऐसी और टेलीस्कोप्स या इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को देख सकें। उनमें से एक है आइंस्टाइन टेलीस्कोप जो कि ज़ेरे ज़मीन बनेगी। ज़मीन के नीचे एक ट्रायंगल बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एक साइड की जो लेंथ है, एक आर्म की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर के बराबर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 आर्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एंड स्टेशन भी नज़र आ रहे हैं, आपको डिटेक्टर स्टेशन भी नज़र आ रहे हैं, आपको कंप्यूटिंग सेंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसको एनालाइज करना होता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये ज़मीन के नीचे होगा, अंडरग्राउंड होगा, जो कि हम बनाने जा रहे हैं और इसको बनाएंगे 2030 के बाद जाकर ये कंप्लीट होगी। और इसके बनने के बाद हम आज जिस स्ट्रेंथ की ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करें उससे 20 गुना ज़्यादा कमज़ोर ग्रेविटेशनल वेव्स को फ्यूचर में डिटेक्ट कर सकेंगे। तो उससे हमें और भी छोटे छोटे इवेंट्स जो कि हमारी कायनात में हो रहे हैं या ऐसे इवेंट्स जो बड़े हैं लेकिन बहुत दूर हो रहे हैं और उनके सिग्नल्स आते आते बहुत कमज़ोर हो गए, उनके बारे में भी हमें पता चलता जाएगा। इसी तरीके से एक और डिटेक्टर जिसे कॉस्मिक एक्सप्लोरर कहा जाता है वो भी बनने जा रहा है और आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। वो बिल्कुल एल शेप है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल LIGO डिटेक्टर बनाया गया तो वो बिल्कुल वैसा ही, उसमें ट्रायंगल नहीं है, आप उसे भी देख सकते हैं। जबकि हमारे पास जो आइंस्टाइन टेलीस्कोप है वो 150 मीटर ज़ेरे ज़मीन बनाई जा रही है। हम ग्रेविटेशनल वेव्स को 4 डिफरेंट बैंडविड्थ्स में मेजर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ कि जब न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होते हैं या ब्लैक होल मर्ज होते हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है और हम ग्राउंड बेस इंटरफेरोमीटर से उनको मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब हम और चीज़ों की तरफ जाते हैं, स्टेलर बाइनरीज की तरफ जाते हैं या सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जब मर्ज करते हैं बड़े, तो उसके लिए हम फ्यूचर में एक और इंटरफेरोमीटर जो कि स्पेस बेस्ड इंटरफेरोमीटर है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि उन चीज़ों को मेजर कर सकेगा। फिर हम पल्सार टाइमिंग एरे एक और टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ग्रेविटेशन वेव्स को मेजर करते हैं और फिर हम बैकग्राउंड
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ज़रिए भी इनको मेजर करते हैं ग्रेविटेशन वेव्स को। इन दोनों को किसी और वीडियोस में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन इन दो जो पहले दो हैं ग्राउंड बेस और स्पेस बेस इंटरफेरोमीटर, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट बैंड होते हैं ग्रेविटेशन वेव्स के। मिली सेकेंड बैंड होता है जिसमें हम ग्राउंड बेस्ड इंटरफेरोमीटर काम कर रहे थे। इसी तरीके से वो वेव्स जो मिनट टू आवर इंफॉर्मेशन हमें देती हैं इस बैंड में लाइक करेंगी, उनके लिए हमें स्पेस में ऐसे इंटरफेरोमीटर बनाने पड़ेंगे। फिर ईयर्स टू डेकेड्स हैं, 10 साल से 1 साल के बीच में जो बैंड्स हैं उनके लिए भी हमें पल्सेटिंग टाइमिंग एरे, जिसको किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, वो बना रहे हैं। और CMB की पोलराइजेशन की बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड्स पे मुहित ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। एक और जाविये से अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ये हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करी हैं वो ऊपर सोर्सेज हैं, नीचे डिटेक्टर्स हैं। तो आप अगर देखें तो क्वांटम फ्लक्चुएशन इन अर्ली यूनिवर्स, जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त की क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए हम चारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स या सुपरनोवा के लिए अपने डिटेक्टर बनाने हैं तो वो टेरेस्ट्रियल इंटरफेरोमीटर्स होंगे, जिस तरह लिगो मैंने आपको दिखाया। अगर आपने कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड बाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के लिए करने हैं तो फिर आपको स्पेस बेस की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो दोनों से आप मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक से, जिस तरीके से पल्सार टाइमिंग है, एरे है, इसके जरिए आप मेजर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इनकी वेवलेंथ्स भी दिखा दी गई हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दिखाई गई है। तो आप 4 तरीके से ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आखिर में हम डिस्कस करेंगे लीज़ा, जो कि लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है, जो कि स्पेस में यूज़ होगा, ट्रायंगल की शेप का होगा। 3 स्पेस क्राफ्ट इसके लिए इस्तेमाल होंगे। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि 5 मिलियन किलोमीटर्स उनके बीच में, एक विंग के बीच में डिस्टेंस है। जबकि इसका असूल बिल्कुल वही है जो लीगो का असूल था। और ज़मीन के साथ ये तीनों स्पेस स्टेशन सूरज का चक्कर लगाएंगे ज़मीन के साथ और डिटेक्ट करते रहेंगे ग्रेविटेशन वेव्स को। जो एंगल्स हैं वो हमेशा इनके कांस्टेंट रहेंगे। तो 2030 के बाद, यानी उससे आगे 2040 तक हम ये ग्रेविटेशनल डिटेक्टर बनाने जा रहे हैं स्पेस में, जिसे लीज़ा कहा जाता है। और इसके ज़रिए हम स्पेस की एक्टिविटी को देख सकेंगे।